I'm नीतू माथुर। बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 में हम अभी डाइजेशन देख रहे हैं। अभी तक हमने मुख में पाचन, उसके बाद में हमने आमाशय में पाचन, फिर ग्रहणी में पाचन, जेजुनम और शुद्रांत्र में पाचन देखा। अब शुद्रांत्र के अंदर या इलियम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है वो आगे कोलन और रेक्टम में ट्रांसफर हो जाता है। सो द टुडेज टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की लेयर से। उसके अलावा इन सब डाइजेस्टेड फूड के अलावा इंटेस्टाइन जो होती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से वो बॉडी के अंदर वाटर और एसिड बेस का बैलेंस बना के रखती है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो एब्जॉर्प्शन है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रवणता जो है सोडियम की एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको नियंत्रित करता है। अब हम जानते हैं कि हमेशा जीवित रहने के लिए जो भी कोशिकाएं होती हैं उनको अपने अंदर एक लो इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बना के रखना होता है, यानी कि कोशिका के अंदर सोडियम आयन की मात्रा कम बनाए रखनी पड़ती है। अब एंटेरोसाइट्स जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं छोटी इंटेस्टाइन की, वो बड़ी मात्रा में सोडियम आयन को ल्यूमन से एब्जॉर्ब करती हैं, और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ में सोडियम आयन भी अंदर एंटर करते हैं। ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन जो होते हैं वो ल्यूमन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं दूसरे भोज्य पदार्थों के साथ में, पचित पदार्थों के साथ में। तो अब इसमें क्या होता है कि इंट्रासेल्युलर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है, पंप जो है वो काम करता है बेसोलेटर मेम्ब्रेन के ऊपर। वो क्या करते हैं कि 3 सोडियम आयन जो हैं वो अपने कोशिका से बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। इस तरह से सोडियम और पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखिए। देखिए ये ल्यूमन है इंटेस्टाइन की, इस ल्यूमन में से सोडियम जो है वो चैनल के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे ये सोडियम अंदर एंटर करेंगे तो सोडियम की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन सोडियम की मात्रा को कम बनाए रखना ज़रूरी होता है। 3 सोडियम के जो आयन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ये बाहर निकलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, तो 2 पोटेशियम आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट अंदर एंटर करते हैं। पंप की आवश्यकता पड़ती है, एटीपीएस की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इस तरह से कार्य करता है और फिर अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहता है। अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाने चाहिए। जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, जो शर्करा है वो ग्लूकोज में, और जो वसा है वो फैटी एसिड्स और बीज फॉर्म में परिवर्तित हो जानी चाहिए ताकि उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा होती है वो सैकराइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। और न्यूट्रल फैट्स होती है वो मोनोक्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सिंपल फॉर्म में परिवर्तित होने के बाद में पिछले जो क्लास थी, लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि किस तरह से विलाय आंत में उपस्थित होती हैं, उंगलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। उन उंगलीनुमा प्रवर्ध के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके अंदर लसिका नलिका लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये विलाय इतनी ज़्यादा होती हैं, इनफोल्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, और जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इनको एसिमिलेट कर लेते हैं, इनका स्वांगीकरण हो जाता है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट एक और बात है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और वाटर बैलेंस भी छोटी आंत जो है वो बना के रखती है। तो अब जो भी अपचित पदार्थ होते हैं वो इस 5 से 6 फीट लंबी जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एंटर करते हैं। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन सीकम बनी होती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सीकम है, और उसके बाद में जो डिसेंडिंग कोलोन होती हैं एंड द सिग्मॉइड कोलोन, एस शेप की ये कोलोन होती है, वो आगे चल के रेक्टम से जुड़ जाती है। तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस से जो वेस्ट बचता है, लेफ्ट ओवर बचता है, वो कोलोन
से होता हुआ उसी तरह क्रमांकन की गति करता हुआ पहले लिक्विड स्टेट में और फिर बाद में सॉलिड फॉर्म के अंदर, जब लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन कोलोन में उसमें पानी वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो स्टूल होता है, विष्ठा है वो सॉलिड होती है, और जो स्टूल है वो सिग्मोइड जो हम देख रहे हैं कोलन जो है उसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद में रेक्टम से वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एम्प्लीफाई करता है। नॉर्मली 36 आवर्स लगते हैं कोलोन में से पूरे डाइजेस्टेड वेस्ट को निकलने के लिए। एंड फूड डेब्रीज और बैक्टीरिया स्टूल के अंदर होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजफुल फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कई विटामिन बनाने का काम करते हैं, प्रोसेसिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये विटामिन बनाते हैं। जब डिसेंडिंग कोलोन स्टूल से भर जाती है, फेसेस से भर जाती है, तो एलिमिनेशन का प्रोसेस। रेक्टम जो है वो स्ट्रेट होती है, 8 इंच का चैम्बर होता है। ये कोलोन को एनस से, गुदा से कनेक्ट करने का काम करता है। इसका काम रेक्टम का ये है कि ये स्टूल को कोलोन से रिसीव करता है एंड हमें ये सेंसेशन देता है कि हमको अब इवैक्यूएट करना है, खाली करना है अपना कोलोन। और इसके अलावा व्हेन एनीथिंग गैस और स्टूल कम्स इनटू रेक्टम में आती है, तो जो सेंसर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। उसके बाद ब्रेन ये डिसाइड करता है कि जो रेक्टल कंटेंट्स हैं वो छोड़े जाने चाहिए या नहीं। उसके बाद में अगर उनको छोड़ना है तो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और रेक्टम को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेल कर देती है एक्सक्रीटा। अगर ये एक्सक्रीटा है वो एक्सपेल नहीं हो पाता है तो स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रेक्टम अकोमोडेट्स, तो जो सेंसेशन है वो टेम्परेरी चला जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने देखा कि किस तरह से पाचन जो संपूर्ण आहार नाल के अंदर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होता है, वो मुख से प्रारंभ होता है, वो उसका आरंभिक भाग होता है। और जो अंतिम भाग है जहाँ पर कि भोजन का पूर्णतः पाचन होकर अवशोषण हो चुका है, उसमें से पानी का भी एब्सॉर्प्शन हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो चुका है, एसिमिलेशन के लिए जा चुका है भोजन, तो अपचित पदार्थ जो है वो कोलोन में आ चुके हैं, रेक्टम में आ चुके हैं कोलोन से। अब एनस जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो पेल्विक फ्लोर मसल से और 2 एनल स्फिंक्टर मसल से, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल से घिरे होते हैं। द रेक्टल कंटेंट जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए एनस का अपर पोर्शन होता है, वो हमें ये बताता है कि जो कंटेंट है वो लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो एक एंगल बनाती हैं रेक्टम और एनस के बीच में, और जब स्टूल को बाहर नहीं निकलना होता है उस समय उसको बंद रखती हैं। एनल स्फिंक्टर जो है वो स्टूल के निकलने को कंट्रोल करते हैं, और इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो कीप्स अस फ्रॉम गोइंग टू द बाथरूम व्हेन वी आर अस्लीप। जो सेंसेशन है वो सोते समय जो है वो स्टूल पास नहीं करना, जो कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और जब भी हमें अर्ज होता है अपना एक्सक्रीटर निकालने का, तो हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स है वही स्टूल को कीप रखता है, अंदर रखता है until we get to the toilet। कहने का मतलब ये है कि एनस जो है उसके अंदर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोर पर, जो कि स्टूल के बाहर निकलने को कंट्रोल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और पाचन तंत्र। हमने देखा कि मुख के अंदर सलाइवा जो होता है, जो लार होती है, वो स्टार्च का पाचन प्रारंभ कर देती है और कार्बोहाइड्रेट्स को, शर्करा को सिंपल शुगर में परिवर्तित कर देती है, जो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी उपस्थित हैं। ग्रासनाल, ईसोफेगस, ग्रासनाल के अंदर कोई सिर्फ क्रमांकुंचन गति होती है। भोजन जो है वो इस स्टमक में आता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस उपस्थित होता है, एंजाइम्स और एसिड स्रावित करता है, एसिड बैक्टीरिया को मारती हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करने का काम करती हैं, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको एब्जॉर्ब होने से बचाती हैं, क्योंकि HCl की उपस्थिति में ही वो जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद में ये डिओडिनम या ग्रहणी में आता है। ग्रहणी में हमने देखा कि बाइल जो है, पित्तरस जो है वो पित्ताशय से आता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम इसको उद्दीपित करता है, और अग्नाशय को सिक्रेटिन उद्दीपित करता है।
ये डक्ट ट्रांसफ़र होती हैं यहाँ पर, उडाई जो है उसे कंट्रोल करती हैं। दोनों जूसेस जो हैं वो ग्रहणी में आते हैं और फिर ग्रहणी के अंदर जो पाइल रहती है वो वसा को पायसीकृत करती है और उस पायसीकृत वसा के ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है अग्नाशय का वो कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज 3 एंजाइम इस पर कार्य करते हैं और फिर भोजन जो है वो काफ़ी कुछ पच जाता है और फिर इलियम में प्रवेश करता है। जेजुनम के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और जेजुनम की दीवार से उत्पन्न होने वाले एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन करते हैं। उसके बाद में इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। मैं बताया विलाय उपस्थित होती है। ये विलाय जो है वो एब्जॉर्प्शन की सतह को बढ़ा देती हैं और पचे हुए पदार्थ को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पर, those nutrients are transferred to liver. Absorbed nutrients flow in the blood stream to the liver. ये लिवर में चले जाते हैं यकृत में और पूरी बॉडी में अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ लिम्फ वेसल के थ्रू पास होते हैं, कुछ ब्लड वेसल के थ्रू पास होते हैं और अलग अलग जगह एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ से फिर कोलोन के अंदर आता है अपचित पदार्थ, वहाँ पर पानी का पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन हो जाता है और फेसेस में कन्वर्ट हो जाता है और विटामिन्स और कुछ प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कोलोन में बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से फिर यहाँ नीचे रेक्टम तक आता है। रेक्टम में फीसेस इकट्ठे हो जाते हैं और एनस में जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो इनके एक्सपेल को करने को, उनको बाहर निकालने को, इनके इवैक्यूएट करने को कंट्रोल करते हैं। ये पूरी आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।